नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक और जहां विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में 31 दिसंबर की डेडलाइन बीत जाने के बावजूद सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है, वहीं गठबंधन के सहयोगी दल आपस में भिड़ गए हैं। ताज़ा लड़ाई पंजाब में हुई है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये वाक युद्ध पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कांग्रेस के नेताओं के बीच शुरू हुआ है। शुरुआत भगवंत मान ने की, जिन्होंने कहा था कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस खत्म है और अब वहां माएं बच्चों को कहानी सुनाती हैं, एक थी कांग्रेस। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। और कांग्रेस ने इसके बाद पलटवार किया। कांग्रेस नेता आपको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और भगवंत मान को जोकर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करके कहा है कि आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। और कांग्रेस और आपके दूसरे नेता भी मैदान में उतरकर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने लग गए। अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। स्वाभाविक है जब ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आएगी। लेकिन एक बात ये नहीं समझ रहे कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। जो छोटी छोटी बातें, इनसे ऊपर उठने की ज़रूरत है। जब आप एक अलायंस का हिस्सा बनेंगे तो हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भूल कर जो है देश को बचाने के लिए, देश के अंदर जो वोट डाल के जो सरकार बनती है, सिस्टम को बचाने के लिए, देश के अंदर इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमको साथ आना पड़ेगा। तो इन सब छोटे छोटे जो अपने विवादों को है उनको भूलने की ज़रूरत है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अन्य दलों से गठबंधन को लेकर जो 5 सदस्यीय टीम बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट बना ली है। यह रिपोर्ट जल्दी ही सौंप दी जाएगी। इसमें मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश शामिल हैं। इस बीच ये भी खबर है कि कल आईएनडीआईए गठबंधन की जूम पर मीटिंग हो सकती है। इसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर भी विचार हो सकता है। तो इन तमाम घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमिताभ तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। नीरजा जी, आपके पास सबसे पहले आऊँगा। पंजाब में जिस तरह से ये भिड़ंत हुई है, ये दिल्ली में भी इसी तरह की अमूमन होती आई है। और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर एक दांव भी चला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई कोई मंशा है साथ आने की, या अभी सिर्फ पोस्चरिंग हो रही है ताकि अपनी जो मोल भाव है उसको ठीक से किया जा सके सीटों के मामले में? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों में ऑपोजिशन की पार्टीज एक दूसरे के बारे में बोली हैं, भगवंत मान बोले हैं और लोग बोले हैं, कांग्रेस ने वापस प्रहार किया है, तो इससे तो बेहतर है कि सब अपनी अपनी जगह लड़ें, क्योंकि इससे तो एक दूसरे को ज्यादा डैमेज हो रहा है बनिस्पत इकट्ठा होना या सीट शेयरिंग करना। 100 दिन रह गए हैं इलेक्शंस के लिए लगभग। लोग कहते हैं कुछ जल्दी भी हो सकते हैं, और अभी सीट शेयरिंग के ऊपर मामला बढ़ा ही नहीं। कांग्रेस अपनी कमेटी बना रही है। ये चीजें तो पिछले जुलाई से होनी चाहिए थी, और फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्रहार करना, ये तो मतलब ममता बनर्जी को जिससे करना है करें, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में करना है तो करें, पंजाब में नहीं करना है, वो साफ है। अगर कांग्रेस और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इकट्ठे आना है बिहार में तो हो जाएगा। यूपी में अखिलेश यादव कहते हैं अभी बात ही नहीं हुई है, कांग्रेस की तरफ से कोई इनिशिएटिव ही नहीं हुआ है, ना कोई रणनीति बनी है कि पैसा कहां से आएगा, मीडिया को कैसे यूज किया जाएगा और क्या अल्टरनेटिव नैरेटिव होगा। तो मुझे लगता है इससे तो बेहतर है कि जहां जहां वाजिब है, संभव है, जिस पार्टी से करना है ऑपोजिशन में करें, और मेन चीज तो है सीट एडजस्टमेंट, बाकी चीजें तो गौण है। माहौल बनाने के लिए
ठीक है, 7-8 नेता इंडिया के इकट्ठे कर सकते हैं, हर जगह जाएं और एक माहौल बनाएं, कैंपेन करें, वो हो सकता है। पर सीट एडजस्टमेंट मेन चीज है, जहां कोई आगे बढ़ने की का दिख ही नहीं रहा है इंडिया की तरफ से। बिल्कुल, तो ये कोई कदम ही पंजाब और नहीं दिख दिल्ली का रहा। गतिरोध तो बना ही हुआ है नीरजा जी। अमिताभ जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह से बार बार टीएमसी की ओर से बयान आ रहे हैं, पहले डेडलाइन भी 31 दिसंबर की उन्हीं की ओर से आई थी, और अब ये भी एक तरह का कह दिया गया है कि टीएमसी तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी, बाकी जिसको जो देखना है देख ले। और वैसे भी जब सीटों की बात आती है तो कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती है ममता बनर्जी की ओर से। बिहार की बात करें तो वहाँ पर 18-18 आरजेडी और जेडीयू के बीच में बंटवारे की बात है, केवल 2 सीटें कांग्रेस को और बाकी बची 2 जो है वो लेफ्ट पार्टियों को देने की बात है। तो इन बड़े राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी ताकत में नहीं दिख रही है और साथ ही सीटों में अगर उसको अपना एक बड़ी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में उसको क्या क्या लाभ की उम्मीद करे वो 2024 चुनाव के लिए? पंजाब और बंगाल और बिहार की जो का एग्जाम्पल है वो अलग अलग है। कंसेप्शन क्या होता है कि नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी ये कभी अलायंस नहीं कर सकती, और पंजाब में नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी है और नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी। क्योंकि जैसे ही अलायंस होगा तो कोई एक न एक पार्टी का जो वोट बैंक है वो कमजोर हो जाएगा अगले विधानसभा चुनाव के लिए, और ये अलायंस विधानसभा चुनाव के लिए तो है नहीं, ये लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस होने वाला है, इसीलिए पेच फंसा। जबकि बंगाल और बिहार की अगर बात करेंगे तो वहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है। हिस्टोरिकली नॉर्थ में कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर हो गई है, क्षेत्रीय दल वहां ज्यादा मजबूत है, तो वो उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को वहां पर सीटें दे रही हैं जो उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है उसके हिसाब से ठीक है। आपकी बात सही है कि सबसे बड़ा पेच इस अलायंस में ये है कि कांग्रेस पार्टी तो सैक्रिफाइस कर रही है रीजनल पार्टीज के लिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी में शायद जब भी अलायंस होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो भाजपा के साथ 190 सीटों पे टक्कर है, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर टीएमसी का एक भी वोट नहीं है, आरजेडी का एक भी वोट नहीं है, समाजवादी पार्टी का एक भी वोट नहीं है। तो रेसिप्रोसिटी जिसे कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी को इस अलायंस से मिलता नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा धड़ा है आज भी जो एकला चलोरी की राह को प्रोपोगेट कर रहा है कि हम लोग अकेले ही चलते हैं, इस अलायंस से कोई फायदा नहीं है। जी नीरजा जी, एक दूसरा जो विषय इन दिनों चल रहा है वो है नीतीश कुमार को लेकर। जब से वो अपनी पार्टी की कमान उन्होंने संभाली है, एक बार फिर से चर्चा गर्म होने लगी है कि क्या उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा। आप भी जानती हैं बहुत अच्छे से कि जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ अलायंस हो, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। लेकिन जब उन्हें ही किनारे कर दिया गया इस INDI या गठबंधन में, तो उसके बाद थोड़ी खटास और दरार दिखी थी, लेकिन एक बार फिर से चीज़ें पटरी पर आती दिख रही हैं। ये फैसला अगर होता है तो ये कितना महत्वपूर्ण फैसला होगा नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का? देखिए, अगर नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाते हैं तो नीतीश कुमार के हाथ में कमान चली जाएगी, क्लियरली इनिशिएटिव चला जाएगा। अभी क्या है, कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं रहा है। लेकिन क्या नीतीश कुमार की बात अरविंद केजरीवाल सुनेंगे, भगवंत मान सुनेंगे पंजाब में? क्या ममता बनर्जी उनकी बात सुनेंगी? तो ये तो कहीं ना कहीं पार्टीज को इकट्ठा करना, ये नीतीश कुमार का कर सकते हैं, ये कि पार्टियों को इकट्ठा करके सीट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़े। और टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में थी अभी पिछले दिनों, और वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, और वहां तो मंदिर की तैयारी हो रही है, प्रधानमंत्री ने बिगुल बजा दिया अयोध्या में, और वहां विकसित भारत संकल्प यात्रा हर जगह गांव गांव तक पहुंच जाएगी 25 जनवरी तक। 70 व्हीकल्स हैं जो निकले हुए हैं जी। तो इतना मतलब उनका फॉलो अप है। और इंडिया की पार्टीज अभी सीट एडजस्टमेंट को लेके भी बैठी नहीं है कि कैसे करना है, क्या कहा जाए इसके बारे में। बिल्कुल, मुझे लगता है सब अपने को बचाने में लगे हुए हैं। अमिताभ जी, एक दूसरा विषय जो आ रहा है, जिस तरह से ये राम मंदिर का पूरा मुद्दा गरमाया है, और अभी हमने ये भी जानकारी दी है कि बीजेपी 25 जनवरी से 25 मार्च तक पूरे देश में हर बूथ से लोगों को अयोध्या लेकर राम जी के दर्शन करवाने की योजना बना रही है। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान वो तैयार किया गया। तो एक तरफ जहाँ पर राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ से एक तरह से ये बीजेपी की राम यात्रा भी चल रही होगी। तो ये जो टकराव होगा, इसमें आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा? एक तो क्या है कि भारत जोड़ो यात्रा एक
एटलीस्ट ब्रांड वाइज तो सक्सेसफुल यात्रा थी, उस पर बuzz काफी क्रिएट हुआ था। मुझे पता नहीं लोगों ने नाम क्यों चेंज कर दिया, अब उसका भारत न्याय यात्रा कर दिया। एक तो वो उसका डिमेरिट है, उसका कोई पॉलिटिकल अंडरटोन नहीं है, उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है यात्रा का वो क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ जब राम मंदिर का इनागुरेशन हो जाएगा और एक तरफ से जब हर 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 राज्य से लोगों को वहां पर, जैसे आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना हुआ करती है, बहुत सारे राज्यों में है, उसके अंतर्गत लोगों को वहां ले जाया जाएगा, तो ऑफकोर्स जो भाजपा का जो कोर वोटर है वो कंसोलिडेट होगा और इसका टर्नआउट भी ज्यादा होगा इस चुनाव में पिछले चुनाव के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से भाजपा को जो है इसका फायदा हो सकता है। भाजपा ये भी देख रही है, सोच रही है कि इसका जो इम्पैक्ट है, रब ऑफ इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका इम्पैक्ट न्यूट्रल वोटर्स पे पड़े जो आइडियोलॉजिकली तो अलाइन नहीं है भाजपा के, लेकिन किसी और कारणों से, अन्य नीतियों की वजह से भाजपा को सपोर्ट करते हैं। तो इससे तो एक जो माहौल एक बनेगा पूरे देश में, और खास करके तो हिंदी बेल्ट है जहां पर 190 सीटें हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होने वाली है, जहां से भाजपा लगभग अपना 60% से ऊपर सीटें जीतती है अपने पूरे लोकसभा स्ट्रेंथ की, तो वहां पर एक ये माहौल बनेगा और उसको फायदा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि भारत न्याय यात्रा का कोई पॉलिटिकल अंडरटोन या कोई मैसेज उसमें नैरेटिव क्लियर नहीं। नीरजा जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपको याद होगा कि जब पूरा राम मंदिर आंदोलन चला था, उसके बाद कई बीजेपी नेता ये कहते थे कि राम मंदिर का तो वो चेक है जो एक बार भुना लिया गया, बार बार इसको नहीं भुनाया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है राम मंदिर मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने का, राम मंदिर मुद्दे से जोड़ने का, आपको लगता है कि ये चेक एक बार फिर से भुनाने को तैयार है बीजेपी? देखिए, मुझे लगता, मैं भी मानती थी 92 के बाद जितनी इलेक्शंस हुई हैं उसमें राम मंदिर का मुद्दा हावी नहीं, निर्णायक नहीं रहा है। अब भाजपा ने यूज किया है अपने कोर वोटर्स को खुश करने के लिए, लेकिन एक्चुअली निर्णायक किसी भी इलेक्शन में नहीं रहा है। लेकिन मुझे इस बार लगता है वहां जाके और उस एरिया में जाके कि मंदिर का काफी असर होने वाला है, और जो भाजपा के अपोनेंट्स हैं वो भी ये मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका श्रेय लोग नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं कि देखो इतने दशकों के बाद इन्होंने मंदिर पॉसिबल कर दिया है। हुआ कोर्ट के द्वारा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात चली गई है। और जितनी एक जैसे अगर वहां जाओ ना तो ऐसे लगता है लोगों को, देखो पूरे देश से लोग आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक हिंदू असर्शन, हिंदू रिसर्जेंस हो रहा है। नॉर्थ इंडिया का जहां जहां से लोग आ रहे हैं वो लगता है। अब उसका फायदा भुनाएगी भाजपा का मुद्दा माना जा रहा है। ऑपोजिशन के लोग क्या करेंगे, जाएंगे कि नहीं, वहां जाएंगे तो मुसीबत है, नहीं जाएंगे तो मुसीबत है, उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव भी है ना ऑपोजिशन का, वो एक तो क्लियर नहीं है और क्लिक नहीं करता दिख रहा। बेरोजगारी सीटों के बंटवारे को लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है, जैसा कि आप भी कह रही हैं कि समय जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। बहरहाल शुक्रिया आपका नीरजा जी और अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस मुद्दे को समझाने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। बीजेपी ने राम मंदिर दर्शन के लिए तैयारियों का खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक हर रोज 50,000 लोगों को दर्शन कराया जाएगा। कार्यकर्ताओं को 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाने का निर्देश भी दिया गया है। पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सीधा प्रसारण दिखाने के लिए भी कहा गया है। अच्छे से दर्शन करवाएं, कोई किसी को असुविधा ना हो, ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। बिना भेदभाव के दर्शन कराए जाएं। 22 तारीख के बाद ही आम लोगों से दर्शन के लिए आने को कहा गया है और उसमें सहयोग किया जाएगा। बूथ लेवल के कार्यकर्ता आम लोगों को दर्शन कराएंगे। 25 जनवरी से 25 मार्च तक पूरे देश में बीजेपी यह मुहिम चलाने जा रही है। इसमें 50,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था बीजेपी के नेता देखेंगे। रोजाना 35 ट्रेनें चलेंगी जो 430 शहरों से चलाई जाएंगी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लोग अपने पैसों से ही दर्शन करेंगे।
बीजेपी के कार्यकर्ता केवल सहयोग और व्यवस्था देखेंगे। इसके लिए पार्टी ने राज्य, लोकसभा और विधानसभा स्तरों पर संयोजक नियुक्त किए हैं। दर्शन को जाने वाले लोगों को कहा गया है कि वो बीजेपी का झंडा लेकर न जाए। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।